हेलो वन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रीवियस ईयर के एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन पर आधारित सीरीज के 15वें सेट के साथ। आज हम यहां पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेट में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। इससे पहले सेट 14 का आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा गया। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे और उसमें बताए गए ग्रामेटिकल नॉर्म्स जिसकी चर्चा मैंने वहां पर की थी वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यहां पर एक बात आपसे कह दूं, बार बार दोहराता हूं कि अगर अभी भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई शंका रह जाती है तो शंका रखिएगा नहीं, क्योंकि शंका कहीं ना कहीं विनाश का कारण बन जाता है आगे जाकर के। तो उसे सॉल्व कर लेना और क्लियर कर लेना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा है तो नीचे कॉमेंट करके मुझे लिखें जरूर, हम उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जल्दी से और विशेष करके फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि वैसे बच्चे जिन्होंने सेट 15 को सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो को यहीं पर रोकिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, बनाइए और फिर आंसर सेट, नोटबुक और कलम लेकर तैयार हो जाइए। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि सेट 15 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सेट में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा, हम एक एक करके इसको डिटेल करते जाएंगे और आपके सामने रखेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले 200 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो 214वां सवाल है। 214 कह रहा है इट इज नॉट वर्दी द कंपनीज रेपुटेशन। अब देखिए कि वर्दी के बारे में थोड़ी सी बात हम बताएंगे आपको, इसको जान लीजिए। इसे हम बेसिकली एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं, कभी कभी ये नाउन की तरह भी यूज होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी चीज का हकदार है, a person or thing is worthy of something, तो इस सेंस में हम वर्दी के साथ ऑफ प्रयोग करते हैं। वर्दी के साथ क्या करते हैं? ऑफ प्रयोग करते हैं। किस सेंस में? तो इसका अर्थ होता है a person or thing is worthy of something। अब यहां पर जब हम इस सवाल को देखते हैं तो कह रहा है it is not worthy। अब इसके बाद एक नाउन चाहिए मुझे, अगर मैं इसे एडजेक्टिव की तरह रख रहा हूं, लेकिन worthy of जब कह रहे हैं तो कह रहा है the company's reputation to compromise on quality for the sake of profit। तो यहां पर जो है वर्दी ऑफ ये यहां ऐड करेंगे और इसीलिए जो 14th का मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। हम यहां पर क्या करेंगे, यहां जो सेंस आ रहा है अ पर्सन और थिंग इज वर्दी ऑफ समथिंग, और इसीलिए ए वाले हिस्से में हम वर्दी के बाद ऑफ ऐड करेंगे और मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 15वां कह रहा है, 15वां सवाल कह रहा है द कंपनी विच हैज won the government contract also plans to invest with नहीं in। देखिए इन्वेस्ट इन यहां पर जो है सिंपल सा है और इसको मैं किसी भी ग्रामेटिकल नॉर्म से जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, ये आप व्यवहारिक तौर पर भी समझ सकते हैं। सीधा सीधा है कि टू also plans to invest in the power sector। इन्वेस्ट इन द पावर सेक्टर विद यहां पर कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है, वो सेंटेंस में भी सुटेबल नहीं लग रहा है। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ 15 इज डी। हम क्या करेंगे, विद को रिप्लेस करेंगे। दैट मींस कि हम इसको यहां से हटा देंगे, विद का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंस के हिसाब से यहां पर इन मेरा परफेक्ट है और इसीलिए मैं जो आपसे कहता हूं कि न्यूज़पेपर रीडिंग करना बंद मत करना, न्यूज़पेपर रीडिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर के आधार पर ही आपके अंदर एक जो समझदारी है वो जागती है और ये समझदारी आपको वो सेंस देती है जिस पर आप इस तरह के सवाल बना सकें। चलिए 15 का क्या हो गया, डी। क्या करेंगे हम, विद को हटा करके लगा देंगे इन। चलिए 16वां देखा जाए। ये बड़ा ही आसान है और पिछले दिन इसको मैंने बताया है। कह रहा है इंप्लीमेंटिंग दीज मेजर्स विल हेल्प द गवर्नमेंट टू सेव मोर ऑफ। मैंने क्या कहा था कि नॉर्मल अगर हम कंपेयर करते हैं तो मोर के साथ हम
देन लगाते हैं। बताया था मैंने कि जब हम जनरल ऐसे नॉर्मली जब कहते हैं टॉलर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन, ग्रेटर देन, तो वहां पर क्या करते हैं, साधारण तौर से दो व्यक्ति और वस्तु को हम कंपेयर करते हैं। दैट्स व्हाई इन दैट केस वी यूज देन। द केस ऑफ कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। मतलब कंपेयर भी कर लें और सेलेक्ट भी कर लें तो उस सेंस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और लैटिन ओरिजिन वाले एडजेक्टिव के केस में जहां पर लास्ट का दो लेटर OR हो उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, सीनियर टू, जूनियर टू। और मैंने यहां पर कहा था कि दो एक्सेप्शन भी है, प्रेफर और प्रेफरेबल, इसमें OR नहीं है, फिर भी हम इसके साथ टू लगाते हैं। यहां पर बच्चे उबने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपका 30 सेकंड का समय लेकर के पिछला कोई कंसेप्ट अगर है वो आपके सामने रख देता हूं। ये सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से, बार बार दोहराने से ये आपको याद हो जाएगा और जब कभी भी परिस्थितियां आएंगी तो आप सही बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो 16th में हम क्या करेंगे, सी में ऑफ को हटा देंगे और देन का प्रयोग करेंगे एंड दैट्स व्हाई 16 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंपैरिजन के केस में हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद जो है वो देन का प्रयोग करते हैं। तो कहिए सर ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है? बिल्कुल, मच, मोर, मोस्ट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 17वां। और 17वें सवाल में क्या कह रहा है कि यू हैव फेल्ड। अब देखिए हैव के पास V3 है, बिल्कुल, फेल्ड टू प्रोड्यूस। अब देखिए फेल्ड है, फिर से यहां पर क्या है कि ये सेंस दे रहा है नेगेटिव का, फेल्ड, और आगे लगाया हुआ है नो एविडेंस, ये नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, एनी एविडेंस। और मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंस में हम जब इस तरह का अर्थ आता है तो वहां पर हम एनी का प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव में भी हम एनी का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर सिंपल सा है कि यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस नो एविडेंस। और देखिए कि यहां बैक टू बैक एक बीच में जो सवाल आया कंपैरिजन वाला, वो कहीं ना कहीं से पेपर से भी इसकी जानकारी मिलती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि पेपर से इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन अब ये वाला जो है, अब देखिए कि अगर आप पेपर पढ़ते रहते हैं तो आपको ये समझदारी आएगी कि इधर भी फेल्ड लिखा हुआ है, आगे भी नो लगा दिया, तो भैया सेंस तो आया ही नहीं। दैट्स व्हाई रीडिंग बहुत जरूरी है, पेपर रीडिंग। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो को हटा करके हम एनी का प्रयोग करेंगे एंड दैट्स व्हाई जो 17th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस टू सपोर्ट द चार्ज दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। और तब जाकर के मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, 17वें का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 18वां देखें। और देखिए कि 18वां भी फिर से क्या है कि व्यवहारिक है, और फिर से वही न्यूज़पेपर रीडिंग। यहां पर क्या कहेंगे, ग्रामेटिकल नॉर्म्स की कोई बात ही नहीं कर सकते, और उसको आप किस तरीके से याद रखेंगे। और बच्चे, आपको परेशानी इसी बात की होती है कि आप रूल्स पढ़ लेते हो बट यू डोंट नो वेयर टू इंप्लीमेंट एंड हाउ टू इंप्लीमेंट। सिंपल सी बात है कि कहां लगाएं, कहां इंप्लीमेंट करें और कैसे इंप्लीमेंट करें, ये आपको समझ में नहीं आता है। ये तब आएगा जब आप किसी चीज की थ्योरी सीखते हो, प्रैक्टिकली उसको करते हो या देखते हो या किसी को करते हुए देखते हो। तो न्यूज़पेपर में वो प्रैक्टिकली लिखा हुआ होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर वहां पर मौजूद होते हैं बहुत सारे सिनेरियो में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा है जो वो वहां पर लिखा हुआ होता है, तो उसे आप देख करके समझ सकते हैं। कह रहा है कि एज पर द अग्रीमेंट साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ नहीं, बोथ द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर। बोथ ऑफ द कंट्रीज क्या जरूरी है, ये बेमतलब है, बोथ द कंट्रीज, सीधा सीधा है, बोथ है तो लिखेंगे बोथ के बाद जो है द कंट्रीज। वहां पर जो ऑफ का प्रयोग है वो बिल्कुल गलत है, यहां से हम ऑफ को रिमूव कर देंगे और तब जाकर के आपका सेंटेंस जो है सही हो जाएगा कि एज पर द अग्रीमेंट साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन। मतलब है कि एग्रीमेंट के आधार पर दोनों देश के साइंटिस्ट साथ में काम करेंगे कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और इसीलिए जो 18वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहां पर जो ऑफ का प्रयोग है ये एक अनावश्यक प्रयोग है, ये यहां जरूरी नहीं है, हम इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी मेरे सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होता है एंड दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। चलिए 19वां सवाल देखा जाए। 19वां सवाल है कि नेगोशिएशंस विद द बैंक आर एट एन एडवांस स्टेज एंड वी होप टू साइन। देखिए जब भी मैंने आपको बताया है कि टू के बाद अगर हम वर्ब रखते हैं तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, और यहां पर जो लिखा हुआ है साइंड, SIGNED, इसमें ED का प्रयोग करना गलत है। हम टू के साथ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, दैट्स व्हाई यहां क्या करेंगे, हम साइंड में से ED हटा देंगे और साइन हो जाएगा, और इसीलिए जो 19 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D। ये आंसर D क्यों है,
क्योंकि टू के साथ हम वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए 20वां सवाल बड़ा ही इजी है आज का सेट। इसमें कुछ भी मेरे हिसाब से एक वर्दी को छोड़ करके कुछ भी ऐसा नया नहीं है आपको बताने के लिए। चलिए 20 नंबर में देखा जाए, कह रहा है दीज गुड्स हैव बीन डैमेज्ड एंड एज सच शुड बी डिक्लेयर्ड अनसुटेबल फॉर सेल। देखिए शुड के बाद फिर से बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, तो गुड्स के बारे में चर्चा हो रही है, दैट मींस कि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम यहां पर शुरू में रख रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है हम वॉइस पैसिव का फॉर्मेट लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है कि दीज गुड्स हैव बीन डैमेज्ड, बिल्कुल किसी घटना के द्वारा किसी के द्वारा डैमेज कर दिया गया है, दैट्स व्हाई गुड्स ही मेरा सब्जेक्ट है। तो पहला जो फॉर्मेट है शुरुआत में हैव बीन डैमेज्ड, ये भी पैसिव का फॉर्मेट है। शुड बी डिक्लेयर्ड अनसुटेबल, ये भी जो है पैसिव का फॉर्मेट है, इसलिए कहीं पर भी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और जितने भी इसमें पैटर्न ग्रामेटिकल यूज हुए हैं सब के सब सही हैं, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर, एंड ऑप्शन जो है वो है ई। देखिए मैं बार बार फिर से एक बार कह दूं कि हमेशा इस बात को जहन में बसा करके चलिए कि आपके पास एक पांचवा ऑप्शन भी है, और अगर आपकी समझदारी के हिसाब से ये समझ में आता है कि ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट, तो आपको आंसर ई ही मार्क करना चाहिए। और अगर आप समझने में असक्षम हैं तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 3 बनाइए, 3 सही होना चाहिए। गलत करने से क्या फायदा है, ये इससे आप अपने आप पर नियंत्रण रख पाएंगे। एंड एग्जामिनेशन में अगर आप 30 में से 15 सवाल बनाते हैं तो एक तो समय दुगुना हो जाएगा आपका, 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और 15 के 15 सही हो गए तो आपको क्वालिफाई करने से इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता है। ये बिल्कुल आपको जहन में रखना चाहिए। चलिए 21वां सवाल देखा जाए, कह रहा है कि ऑन अकाउंट ऑफ द हाई लैंड प्राइसेस वी आर सेटअप द फैक्ट्री। अब देखिए कि वी जो है ये आपका सब्जेक्ट है। हम कैसे समझे कि फैक्ट्री सेटअप करना है, कौन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो हमने शुरू में लिखा है। अब इसके बाद जब आर लिखा है तो कहेंगे सर सेटिंग अप। तो यहां पर क्या कह रहा है कि आगे भी देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ द हाई लैंड प्राइसेस वी आर सेटअप द फैक्ट्री ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। अब यहां पर देखिए कि यहां जो है सेटअप लगाने के सेंस में है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखते हुए हम यहां पर दोनों बात कह सकते हैं। और दोनों बात क्या कह सकते हैं कि आर जो यहां सेटअप है, देखिए 2 चीजें यहां पर हो सकती है कि आप इसको सेटिंग अप कर लो या नहीं तो इसको हैव कर लो, दोनों हिस्सा। क्योंकि इसके साथ जब आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो वो फिर हो जाएगा कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा है, बट हमारे यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें मेंशन क्या किया हुआ है, सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है। और जब सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है तो हम उसके हिसाब से जब हम एसआरएम लिख रहे हैं तो उसके बाद मुझे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूटी में कि भाई देखते हुए हाई लैंड प्राइसेस, ये देखते हुए जो है हम कंपनी बाहर आउटस्कर्ट जो है सेट कर रहे हैं, तो वहां पर सेटिंग अप भी लगा सकते हैं या फिर हैव लगा सकते हैं, आर को हटा करके। आपका पहला ऑप्शन है कि इसे सेटिंग अप कर लो या फिर इसे आप हैव कर लो, एंड दोनों केस में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 21वां यानी 221वें सवाल का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। यहां पर मैं 2 तरह की मेंटालिटी बच्चों की हो सकती है। किसी बच्चे को ये लगे कि ऊंचे जमीन दर को देखते हुए हम लोग कंपनी जो है शहर के बाहरी इलाके में सेट कर रहे हैं, वी आर सेटिंग अप, तो बिल्कुल यहां पर यह हो सकता है। या नहीं तो किए हैं, ये भी सेंस आएगा, वी हैव लगा देंगे आर को हटा करके, तब भी मेरा सही हो जाएगा। और अगर हम इसे सेटिंग अप कर लें तो भी मेरा सही हो जाएगा। एंड दोनों केस में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए 22वां सवाल देखा जाए, कह रहा है कि भूटान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब देखिए कि प्लेस की बात की जा रही है, यहां पर क्या कह रहा है कि भूटान इज अ 22वां सवाल है कि भूटान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री which almost 80% of the population lives in village। अब देखिए which नहीं, where, जहां पर जो है कुल आबादी का 80%, क्या कह रहा है कि where almost 80% of the population lives in village, मतलब है कि भूटान में 80%, जहां यहां पर where का प्रयोग करेंगे, which का प्रयोग गलत है, और इसीलिए जो 22वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि यहां पर प्लेस को दर्शाया जा रहा है और प्लेस को दर्शाने के लिए where लिखेंगे। और एक और चीज में फिर से यहां पर दोहराऊंगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है।
है, रीडिंग से ये व्यवहारिकता समझ में आएगी कि सेंस क्या दे रहा है, सेंटेंस में कह क्या रहा है कि भूटान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री वेयर, जहां, विच नहीं। अगर इसका कोई पोजीशन बताता तब उसके हिसाब से हम कह देते, भूटान की बात करते तो बात समझ में आती, हम उस जगह की बात कर रहे हैं। तो वेयर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, और इसीलिए जो 22वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। हम क्या करेंगे? विच को यहां से हटा देंगे और उसकी जगह पर यूज करेंगे वेयर। चलिए 23वां सवाल देखा जाए, और ये मैंने पहले भी बताया है कि आउट ऑफ द 6 कंपनीज शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशन। अब देखिए क्या है, 5 है ना, 5 इज प्लूरल ना। अब प्लूरल के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते ना। क्या करते? देयर। मैंने आपको पहले बताया था प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पर। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि 5 है तो प्लूरल है तो इट्स नहीं होगा, देयर होना चाहिए। क्या कह रहा है? द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड देयर प्रेजेंटेशंस, और तब जाकर के ये सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। और जो 23वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हम उसमें करेंगे क्या कि इट्स को रिमूव करेंगे और देयर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां चर्चा 5 की हुई है, 5 की बात कह रहा है, और इसी 5 की वजह से जो है हम यहां पर इट्स हटा करके देयर का प्रयोग करेंगे। चलिए 24वां नाबार्ड पीओ एग्जाम 20/3/2008। चलिए कह रहा है इन अकॉर्डेंस विद द बायलॉज ही हैज टू टेक ऑन, नहीं टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है पदभार ग्रहण करना, है ना। टेक ओवर का मतलब होता है पदभार ग्रहण करना। ये 24वां सवाल है, और इसीलिए जो है टेक ऑन को हटा करके वहां पर जो ऑन दिया हुआ है उसको हम हटा देंगे और उसकी जगह पर ओवर का प्रयोग करेंगे, और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो 24वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, टेक ऑन का मीनिंग यहां के संदर्भ से फिट नहीं बैठ रहा है। टेक ओवर का मीनिंग क्या कह रहा है? इन अकॉर्डेंस विद द बायलॉज ही हैज टू टेक ओवर एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of the next month। तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा, अगले महीने की 1 तारीख से पदभार ग्रहण करेगा एज अ चेयरमैन। चलिए 25वां देखा जाए, कह रहा है द बैंक्स स्टाफ। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, चूंकि आपकी अंग्रेजी ब्रिटिश है और इसीलिए जो स्टाफ है ब्रिटिश इंग्लिश में इसको हमेशा प्लूरल वर्ब फॉलो करता है। ब्रिटिश जो है इंग्लिश उसके हिसाब से स्टाफ को प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और जो यहां पर आगे पढ़ेंगे इसको देखिए कि स्टाफ इज अपोज टू टेक ओवर बिकॉज दे आर। अब आगे भी देखिए कि इसके लिए क्या प्रयोग किया है, तो इसके आगे प्रयोग किया है दे आर। तो यहां पर इज लिखना जो है वो संदर्भ के हिसाब से गलत है, यहां पर आर होगा। वैसे भी स्टाफ को ब्रिटिश इंग्लिश में प्लूरल वर्ब फॉलो करता है, इस लिहाजन जो है 25वें का आंसर वो हो जाएगा ए। हम क्या करेंगे, इज को हटा करके उसकी जगह पर आर लगाएंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अमेरिकन इंग्लिश में इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, बट ब्रिटिश इंग्लिश में इसके साथ इसको प्लूरल मान करके इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। और वैसे भी अगर आप क्वेश्चन का संदर्भ देखें, आगे जो है पर्याप्त लाइंस हैं और उसमें उसके लिए पर्याप्त इंडिकेशन है कि दे आर कन्विंस्ड दैट दे विल। दो जगह पे दे एंड दे के बाद फिर आर, तो ये समझिए कि स्टाफ को यहां पर प्लूरल रखा गया है एंड दैट्स व्हाई जो इसका आंसर है वो है ए। 226वां सवाल देखा जाए, ये 200 क्वेश्चन था। 26वां सवाल क्या कह रहा है कि इट वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू विटनेस द हाई लेवल मीटिंग बिटवीन चाइनीज एंड इंडियाज। अब देखिए कि इधर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंडियाज और इधर लिखा बीच में एंड रखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है चाइनीज। नहीं, यहां पर जो है एपोस्ट्रोफी मतलब इंडिया के और चाइना के, यहां पर चाइनीज में इस तरीके से लिखना। और वैसे भी एंड का अगर आप रेफरेंस लेंगे तो दोनों तरफ एक ही जो है वो प्रकार के
जो वर्ड लिखे जाते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी हम चाइना में भी जो है एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, चाइनीज नहीं, चाइनाज एंड इंडियाज, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। एंड के साथ मैंने कहा था कि दोनों तरफ एक ही प्रकार के वर्ड, राम एंड गुड नहीं, राम एंड श्याम, गुड एंड बैड, ये कई बार बता चुका हूं। तो यहां पर जो इंडियाज है यहां पर भी हम चाइनाज करेंगे, और इसीलिए जो 26वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है यहां पर रेफरेंस? यहां पर रेफरेंस ये है कि एंड का प्रयोग किया गया है, एपोस्ट्रॉफी एस से जो है वो पॉजिटिव बनाया गया है, तो हम इधर भी उसी तरीके का प्रयोग करेंगे, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा कि चाइनाज एंड इंडियाज लीडर। चाइनीज लीडर कहने का मतलब नहीं, चाइनीज लीडर कहीं के भी हो सकते हैं, कहीं के मूल निवासी हो सकते हैं, उस हिसाब से भी इसका सेंस खराब हो रहा है। चाइनाज मतलब चाइना के, इंडियाज मतलब इंडिया के। चलिए 27वां देखा जाए, और बड़ा ही आसान है ये। 27 में कह रहा है आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉइज टैलेंट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। यहां पर टास्क जो है वो सिंगुलर लिखा है, लेकिन क्या लिखा है पीछे उसके? अमंग। और आपको पता है ना कि अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। ये मैंने बिटवीन और अमंग के लिए पिछले दिन किसी सेट में ये सवाल आया था, तो मैंने कहा था कि बिटवीन का प्रयोग हम 2 के लिए करते हैं और अमंग का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, इसलिए यहां पर टास्क्स, क्योंकि टास्क जब लिखेंगे इंपॉर्टेंट टास्क तो वो सिंगल होगा और तब अमंग का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा, और इसीलिए जो 27वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि यहां पर अमंग शब्द का प्रयोग हुआ है और अमंग का प्रयोग 2 से ज्यादा के बीच में किया जाता है, और इसीलिए जो है टास्क को टास्क्स करना होगा, ताकि इससे मीनिंग जो है वो सही हो, क्लियर हो जाए। बिटवीन को ध्यान में रखते हुए भी बात कर लेते हैं कि बिटवीन का प्रयोग 2 के बीच में होता है। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल है 28वां, और कह रहा है कि डिस्पाइट ऑल आवर एफर्ट्स, देखिए डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता, नहीं लगाया है, एफर्ट्स ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स देयर रिमेन लॉट्स ऑफ वर्क टू डू बिफोर द प्रोजेक्ट कैन बी लॉन्च्ड। और यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट है, लॉन्च कोई कंपनी का डायरेक्टर या कोई कंपनी करेगी, तो उसके हिसाब से कैन बी लॉन्च्ड भी सही है, डिस्पाइट के साथ ऑफ भी प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस के सारे हिस्से सही हैं, और इसका जो आंसर है वो है नो एरर एंड ऑप्शन इज ई। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट के साथ देखिए ऑफ लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगा हुआ है। ऑल आर एफर्ट्स ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स देयर रिमेन लॉट्स ऑफ वर्क टू डू बिफोर द प्रोजेक्ट कैन बी लॉन्च्ड, और प्रोजेक्ट चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूं कि अभी इस सेट में मौजूद 15 सवाल के जो आंसर हैं उसमें आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश सही किए होंगे, अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वैसे भी इस सेट में कुछ खास था नहीं, बस एक बात याद रखने के लिए है कि अ पर्सन और थिंग इज वर्दी ऑफ समथिंग, तब वहां पर हम वर्दी के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। वैसे वर्दी का प्रयोग एडजेक्टिव और नाउन की तरह किया जाता है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा बताए गए एक्सप्लेनेशन में कहीं भी कोई दुविधा रह जाती है, या फिर कोई भी सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट में लिख करके अपनी परेशानी जरूर सूचित करें, हम उसका यथासंभव और जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए मजेदार रहा होगा, आपको सीखने के लिए जरूर कुछ ना कुछ मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात, इस एपिसोड के अंत में भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया गया है, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करिए, बनाइए और बना करके तैयार रहिए। क्रम में वहां पर पहुंचने पर उस सेट का भी आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के हम जरूर उपस्थित होंगे। यहां पर उम्मीद करता हूं कि अपनी आवाज़ को सोशल नेटवर्किंग साइट के प्लेटफॉर्म से बढ़ाते रहिए, और सरकार पर यह दबाव डालने की कोशिश कीजिए कि वो आपके रिजल्ट और डिफरेंट एग्जामिनेशन को समय से ले, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि मांगने से अगर कुछ ना मिले तो विरोध और असहयोग बहुत ज़रूरी होता है। एक बात का ध्यान रखते हुए इस काम को अंजाम देंगे कि किसी भी प्रकार के गलत रास्ते या अपशब्द का प्रयोग ना करें। घर में रहें, खुश रहें, मस्त रहें। अब समय है यहाँ से विदा लेने का। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।